नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 27 अक्टूबर। आशा है आप सभी की दीपावली काफ़ी अच्छी मनी होगी, आपको एक अच्छा ब्रेक भी मिला होगा। तो चलिए फिर से हम जुड़ जाते हैं। तो पहला न्यूज़ है आपका, इसरो टू बूस्ट नाविक वाइड एंड यूजर्स बेस ऑफ लोकेशन सिस्टम। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में आप सभी जान ही रहे होंगे। इसका यूज़ आप लगभग हर दिन मोबाइल में करते ही हैं। कुछ सेट्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू आपको लोकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये जो जीपीएस है ये आपका यूएसए के द्वारा ओन किया जाता है। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाते समय मैंने आपको ये बताया भी था कि कारगिल के युद्ध के समय जब हमें एनिमी की लोकेशन चाहिए थी, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय अमेरिका के द्वारा हमें ये लोकेशन नहीं दिया गया था। और उसी समय भारत सरकार को अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होने की आवश्यकता जान पड़ी थी, और तभी से सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयास भी कर रही है और लॉन्च करने का फोकस भी कर रही थी। नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसे IRNSS के नाम से भी जानते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये आपके 7 सैटेलाइट्स का समूह है जिसके थ्रू हम इंडिया और जो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें 1500 किलोमीटर के बाहरी क्षेत्र तक नेविगेट कर सकते हैं। इंडिया का खुद का नेविगेशन होने के बावजूद भी ये पॉपुलर क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स इसके सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए कंपैटिबल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 के जनवरी का एक डेडलाइन बना रखा है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि आप उसको, जितने भी उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, आप उसको कंपैटिबल बनाइए। बट मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसा लगता है कि 2025 तक ये जाएगा। फिलहाल देखिए, फिलहाल नाविक में L5 और S बैंड ही हैं। अगर उसमें L1 बैंड को भी ऐड कर दिया जाता है तो ये सिविलियन नेविगेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और धीरे धीरे वो पॉपुलर भी हो जाएगा। नाविक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। कुल 7 सैटेलाइट्स हैं, पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित हैं, जिनमें से 3 आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 जो हैं आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। अगर आप देखो तो यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का चौथा ऐसा देश है जिसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। तो ये सारी बातें आपको नाविक के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। डेफिनेटली ये काफ़ी चर्चा में रहेगा और इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इनडायरेक्ट वे में, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंड है आपका, गहलोत सीक्स नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस फॉर मानगढ़ धाम। 1 नवंबर को बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित मानगढ़ धाम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजिट होने वाला है। राजस्थान के तत्काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अनुरोध किया गया है कि इस मॉन्यूमेंट को नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित कर दिया जाए। दरअसल 1913 में जो भील समुदाय हैं वो लोग बंधुआ मजदूरी को लेके एक आंदोलन कर रहे थे, जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगभग उसको दबा दिया गया था और 1500 भील ट्राइबल्स का मैसेकर किया गया था। इसलिए सरकार इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान दिलाना चाहती है। ये इसलिए भी जरूरी है कि इतिहास हमें गलतियां करने से रोकता है, सीख देता है, तो उसी इतिहास को संजो कर रखना भी उतना ही आवश्यक है ताकि वो स्पीड जिंदा रह सके। एक चीज़ आप इसमें बस ध्यान रखिएगा कि जो ट्राइबल मूवमेंट के जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें आप इस चीज़ को हमेशा आप देखो तो 2011-12 के आसपास में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राइबल्स के पूछे गए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका लीडर कौन था, तो गोविंद गुरु जी इसके लीडर थे, गुरु गोविंद सिंह नहीं, ये गोविंद गुरु जी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है आपका मुल्ला पेरियार पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान। मुल्ला पेरियार डैम एक्चुअली केरला के अंदर एक डैम है जो कि तमिल और केरला के बीच डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। यह आपको केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2 नदियां जो कि आपकी मुल्लायार और पेरियार, इन दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर यह डैम सिचुएटेड है। अब देखिए, ये जरूर केरला में है बट इसका रखरखाव और उपयोग तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। यह आपका 1895 में ही बना था जब केरला त्रावणकोर प्रोविंस था और एक डील के तहत 999 ईयर्स के लिए ये बांध टीएन को, मतलब तमिलनाडु को लीज पर दे दिया गया था। अब देखिए, ये जो एरिया है ये आपका अर्थक्वेक प्रोन जोन है
और एक तो ये जो डैम है 1895 का बना हुआ है, तो लगभग 126 साल पुराना है। तो इसके मेंटेनेंस पर भी काफ़ी मतलब शंकाएं हैं कि किसी भी समय ये बांध टूट सकता है। और क्योंकि ये अर्थक्वेक जोन में आता है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, तो केरला गवर्नमेंट काफ़ी चिंतित है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए पानी का लेवल जैसे ही बारिश होती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है डैम में। तो संभव है कि किसी भी समय ये डैम डिस्ट्रक्ट हो सकता है और इसके कारण पूरा का पूरा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट बह सकता है। तो केरला गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है इसके लिए, और इसीलिए वो एक्शन प्लान बनाया भी जा रहा है। आप समझो ये उसी तरह है कि जैसे एक कार मेरे गैरेज में पार्क्ड है, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, और अगर कुछ डैमेज हो जाए तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि वो कार तो मेरे ही गैरेज में है। अगर डैम को कुछ होता है तो डायरेक्टली आप इफेक्ट कौन होगा? केरला होगा, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट होगा। तो इस कारण से केरला गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है और इसके एक्शन प्लान्स पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ईवी फर्म्स वे बैटरी स्वैपिंग इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है इंडिया में। पॉल्यूशन पर कंट्रोल लगाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कई सारी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही हैं ताकि लोग ईवी पर शिफ्ट हो सकें। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप अगर देखो तो लिथियम बैटरीज़ हैं, उनको चार्जिंग और उनके चार्जिंग स्टेशंस का, इन सभी चीज़ों का काफ़ी इशू रहता है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेनली उस पर काफ़ी इशू है। प्लस आप अगर देखो तो काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, चार्जिंग में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी आप अगर एनसीआर में देखो तो सीएनजी के लिए कितना लंबा लाइन लगा होता है, जहाँ भी सीएनजी स्टेशंस हैं वहाँ पर आप देखो तो काफ़ी लंबी कतार होती है गाड़ियों की। अगर वैसा ही अगर आप ईवी के लिए सोच रहे हो भविष्य में, तो आपको ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम करना होगा, नहीं तो ये एक लंबा क्यू उसके लिए ही बनेगा। अब देखिए अगर मैक्सिमम जनता ईवी पर शिफ्ट हो जाती है तो कुछ हद तक पॉल्यूशन तो कम हो जाएगा, बट क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस डिमांड को पूरा कर पाएंगे? इसी को लेके नीति आयोग का एक रिकमेंडेशन है कि जो बैटरीज़ हैं उनको चार्जिंग के बदला स्वैपिंग इंडस्ट्री पर फोकस किया जाए, ताकि जैसे आप चार्जिंग स्टेशन पर गए तो अपना डिस्चार्ज बैटरी वहाँ पर निकाल कर वहाँ से एक चार्ज बैटरी लेकर गाड़ी को आप आगे निकल सकते हो। जो चार्जेस होंगे आप उसे वहाँ पे कर दो। तो इस चीज़ पर फोकस किया जाए। लेकिन फिर इसमें एक और समस्या है कि अगर आप मान लो इंडस्ट्री सेटअप करने का सोच रहे हो, तो क्या आपके पास इतने ज़्यादा स्पेयर चार्ज बैटरीज होंगे वहाँ पर? क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप इतने सारे लोग ईवी पर शिफ्ट होंगे तो नंबर ऑफ डिमांड बढ़ेगा। तो क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है, और कितना टाइम लगेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में? तो इसको लेके एक ड्राफ्ट पॉलिसी जल्द ही आएगी। आप खुद भी सोच पा रहे होंगे कि ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है या सही लग रहा है, बट प्रैक्टिकली उतना फीजिबल नहीं है। इट विल टेक टाइम, एक्चुअली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको ईवी पर हो सकता है आने वाले दिनों में काफ़ी सारे और डिस्कशंस होंगे। 1-2 महीने में इस पे जो इसका ड्राफ्ट पॉलिसी आ जाएगा, तब इस पे हम लोग फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के समाचार में इतना ही। मिलेंगे फिर नए समाचारों के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।